नमस्कार दोस्तों, 8 पीएम इंडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए विभिन्न दलों के योद्धा चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस, भाजपा दोनों मुख्य दलों के टिकट से वंचित रहे नेता इनेलो, बसपा तथा जेजेपी, भारतीय दलित बहुजन अधिकार पार्टियों के गठबंधनों के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, तो अनेक निर्दलीय भी मैदान में हैं। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के 44 और भाजपा के 47 बागी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बागियों की वजह से कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गजों की राह मुश्किल होती दिख रही है। बीजेपी ने करीब 2/3 नए चेहरे चुनाव मैदान में उतारे। कांग्रेस ने ज्यादातर पुराने चेहरों पर ही विश्वास जताया है, गिनती के नए चेहरों को टिकट दिए। बीजेपी समेत सभी पार्टियों में परिवारवाद का बोलबाला रहा। हरियाणा के चुनावी रण में क्या समीकरण बनकर उभर रहे हैं, कौन से मुद्दे चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसे तमाम सवालों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के बी पंडित जी। पंडित जी, 8 पीएम इंडिया के मंच पर आपका स्वागत है। पंडित जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए रण सज चुका है। कहते हैं कि सही उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारकर कोई भी पार्टी आधा चुनाव जीत लेती है। उम्मीदवारों के उचित चयन के मामले में कौन सी पार्टी आगे? देखो, उम्मीदवारों के चयन के मामले में लगता है जो मेजोरिटी इंडिविजुअल की बात नहीं कर सकता, बहुमत की बात कर, बहुसंख्यक कांग्रेस पार्टी के पास अच्छे उम्मीदवार हैं, पुराने उम्मीदवार हैं। जबकि बीजेपी ने नया प्रयोग किया, हर जगह करते आए, वो नए नए पुरानों को हटाकर नए लाते हैं। लेकिन उन्होंने जब ये प्रयोग किया तो जब टिकटों का बंटवारा घोषणा की उन्होंने नाम की, तो बीजेपी की बगावत की स्थिति की पैदा हो गई। बीजेपी में भगदड़ मच गई, ये छोड़ गया, वो छोड़ गया, ये छोड़ गया। तो कांग्रेस ने जो टिकट सूची अपनी देनी थी उन्होंने रोक ली कुछ दिन कि थोड़ा एक जलजला है, निकल जाए। लेकिन कांग्रेस ने जब लिस्ट जारी की, विलंब से की लेकिन जारी की, तो उनके यहाँ भी यही हालत रही। कारण क्या था? इस बार राजनीति में बहुत ज्यादा आदमी इच्छुक हैं और ये अंदाजा इससे लगाया सकता है, कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की संख्या 2,500 के लगभग थी, सीट 90 थी। तो 90 सीटों पर 90 उम्मीदवारों के नाम आने थे, बाकी तो नाराजगी भगदड़ चलती। तो वही हुआ, उसका रिजल्ट ये निकला, दोनों दलों में भगदड़ मच गई। कांग्रेस में जो उम्मीदवार खड़े हुए उसमें 34 हैं जो बागी हैं और बीजेपी में 47 हैं। कांग्रेस और बीजेपी में अंतर इतना ही है, अब बीजेपी में कांग्रेस ने थोड़ा नियंत्रित करने की कोशिश की और उसमें बहुत जगह वो नियंत्रित करने में सफल भी हुई। इस समय जो टोटल उम्मीदवार हैं उसमें 1731 उम्मीदवार मैदान में हैं और अभी वो स्क्रूटनी हो लेगी, जब नामांकन पत्रों की जांच हो लेगी उसके बाद विड्रॉवल की डेट निकल जाएगी तो पता लगेगा एक्चुअल फिगर क्या है। 150 फिगर में कम होगी। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए लगता है न केवल बीजेपी, कांग्रेस 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, बल्कि इनेलो ने गठबंधन बसपा के साथ गठबंधन के साथ अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लगभग 90 उसने उतारे हैं, इतने ही जेजप्पा ने। हालांकि आज समाज पार्टी के साथ गठबंधन है जेजप्पा का। लेकिन अभी अंतर ये लगता है दोनों कांग्रेस और बीजेपी, और इनमें अब जो रिजेक्ट माल था कांग्रेस का या बीजेपी का, वो इनेलो और जेजप्पा ने अपना लिया, जेजेपी ने। अब वो जो उनके पास उम्मीदवार तो थे नहीं, उन्होंने जो रिजेक्ट माल था वो तुरंत लगाया और उनको कहा कि हम चुनाव लड़वाएंगे, ये होगा, फलाना होगा। सिंबल देने की बात थी और तो क्या है इनके पास। तो ये जो नया रूप आया है इस समय,
उसमें ये लगता है कि इस समय चुनाव, पहले लगता था सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन इसके आइए जो अब लगता है कि बहुकोणीय ना होकर त्रिकोणीय भी हो सकता है, लेकिन ये विड्रावल की डेट के बाद अंदाजा वही लगेगा जगह है किसके कि पार्टी के कितने जहाँ उम्मीदवार मजबूत हैं। उम्मीदवार है। हाँ, ये तीसरी मैदान में तो पार्टी का ये है। या निर्दलीय है मजबूत है, हाँ वहां तो से ये, मुकाबला दिख रहा है। हाँ हाँ, तो इस जो भगदड़ हुई टिकटों की, जो कटी कटी टिकटें, उसमें लगता है कि इनेलो को बीजेपी से ज्यादा बेहतर उम्मीदवार हाथ लगे इस बार। पिछली बार जैसे जेजेपी को मिल गए थे। हाँ ये भी हो सकता है। रिजेक्ट माल में से कितना बढ़िया निकलेगा कितना घटिया निकलेगा बात अलग है, लेकिन ये निश्चित है कि जो बीजेपी और कांग्रेस में टिकट मांगने वाले थे वो उम्मीदवार अच्छे थे, इनके पास अपने उम्मीदवार इन्होंने अपना लिया उनको। अब परिणाम हालांकि तो आम समय आदमी बताएगा। पार्टी भी मैदान में है। हाँ, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, लेकिन आम उसने आदमी पार्टी तो पहले तो ऐसे ये झजमा प्रत्याशियों रहा को है, टिकट नहीं दिए जो एक अंदर से हफ्ते तक ये रिजेक्टेड चलता माना। रहा। जी एक हफ्ते तक ये चलता रहा कि आम पार्टी और कांग्रेस में समझौता हो रहा है, जी और वो 10 मांग रहे थे, ये 5 देना चाहते थे। इसी पर टक टक के जी आखिरी में निराश होकर उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। वो तो ये डर दिखाते हैं ना, हम बहुत कटाऊ हैं, आपको हरा सकते हैं, जिता तो नहीं सकते। तो हाँ आम हाँ पार्टी का ये भरम दूर हो जाएगा। ये ना तो ये गुजरात है ना और अन्य स्टेट है, तो जी इसमें अब आम पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, मुझे लगता है कि वो विड्रावल की डेट तक आधे रह जाएंगे। इनके पास बहुत बढ़िया उम्मीदवार नहीं लगते इनके पास, लेकिन जी हाँ आम पार्टी मैदान में है, इतना कह सकते हैं। जी। और 90 की 90 सीटों पर मैदान में है, तो अभी इससे तो लगता 90 है की कि है, विड्रावल की डेट के बाद पता चलेगा। चलो ठीक है, सही बात है। अच्छा पंडित जी, बीजेपी ने करीब 2/3 नए उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे, हाँ जिसके हाँ, लिए पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज नेता की भी टिकट काट दी गई, जो लंबे ये समय तक पार्टी के स्तंभ रहे हैं। बीजेपी चेहरे बदलने का प्रयोग अन्य राज्यों में भी करती रही है। हरियाणा में इस प्रयोग को लेकर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि बीजेपी ये प्रयोग करती रहे नए उम्मीदवार उतारने का, जी लेकिन इस बार इनके साथ एक विचित्र चीज पैदा हुई। जी नए और पुराने में तगड़े इसमें उम्मीदवारों की कोई बात। खट्टर ने नरेंद्र मोदी का पैटर्न अपनाते हुए हरियाणा में भी जो उसके विरोधी थे, जैसे मोदी ने लगाया, पहले अडवाणी को किनारे लगाया, फिर मुरली मनोहर जोशी को, फिर वसुंधरा को लगाया, शिवराज चौहान को लगाया और रमन सिंह को लगाया। तो उन्होंने लगता था जो प्रतिद्वंदी होती है उनको ठिकाने लगा दे। तो खट्टर ने भी यही पैटर्न अपना लिया। हरियाणा में पहले रामविलास को लगाया, फिर ओपी धनखड़ को लगाया, फिर जो है कैप्टन अब्बन्नू को लगाया, और वीरेंद्र सिंह उसमें आगे थे दुमरखा, उनको भी हालत ऐसे पता गई, उनको छोड़ के जाना पड़ा। और जी उसके बाद जो है अनिल विज की बड़ी बेइज्जती हुई बेचारे की। कभी उम्मीदवार है, कभी कह रहे मंत्री बनाने के लिए ऑफर आ रहा, बैठा रहा, आखिर तक मंत्री नहीं बनाया गया उसको, और ये जी मैसेज भी दे दिया कि आपको टिकट भी नहीं देंगे। तो जब ये आंख दिखाने का काम सबसे पहले साहिरवाल के सबसे ऊंचे कद के नेता राव इंद्रजीत ने किया, हाँ उसको भी ये राव मैसेज इंद्रजीत। दिया गया था कि तेरे को तेरी लड़की का टिकट दे देंगे और नहीं देंगे। उन्होंने 5 या 6 7 सीट मांगी थी, लेकिन जब उसने आंख दिखाई कि ये मुख्यमंत्री का रास्ता अहिरवाल से होके जाता है, और उसने जी जगह जगह भाषण दिए का तगड़े उम्मीदवार उतारो, अहिरों का आह्वान किया। अब भाई इस बार ऐसे उम्मीदवार उठा जो आपकी आवाज उठा सके, अहिरवाल पिछड़ा हुआ है, और उसका जनता में असर भी देखा गया। तो फिर आखिर में कांग्रेस हाई कमांड ने इंटरवेन जी किया, और उसने फिर उसको मनाने की कोशिश की। अमित शाह ने उसको बुलाया, लेकिन एक समस्या और आ गई इंद्रजीत के साथ। हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी ने अपने 5 6 जो उसके खास थे पीएसीए, उनको खड़ा कर दिया, जैसे जवाहर यादव है, जैसे अभिमन्यु है, जैसे अजय गौड़ है, और भी कई जगह थे ऐसे। तो राव इंद्रजीत ने जब इनकी चुनाव समिति की मीटिंग हुई तो मुद्दा उठाया, अब पार्टी जी का चुनाव
ये पीएसीए लड़ेंगे या पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे। ठीक तो बात। उसमें अमित शाह ने अपना फैसला दिया कि पीएसीए को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। तो पहला झटका ये मनोहर खट्टर को ये लगा कि उसके पीएसीए को मैदान से हटा दिया गया। हालांकि उसने कई चेलों को मैदान में उतार रखा था, टिकट पक्की है, ये करते करते तो उसने ये लगता था कि जब वो लगता था कैप्टन मन्नू से देगा, तो आखिरी में उसको टिकट दे दी गई, अनिल विज को दे दी गई, ओपी धनखड़ को दे दी गई, रामविलास की टिकट लटका ली। उसका कारण ये था, अब उसको लगता था प्रतिद्वंदी रामविलास रहेगा, और रामविलास के साथ माइनस प्लस पॉइंट ये था कि रामविलास ने राव, इंद्रजीत और धर्मवीर जो एमपी है उनसे समझौता कर लिया कि तीनों मिलकर विचार कर लड़ाई लड़ेंगे। तो खट्टर को ये डर लगता था कि ये तीनों मिल गए तो तेरे को खतरा हो जाएगा। खट्टर केवल आज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, उनका पार्टी तो हार जाए कैसे, खट्टर की सुपरमेसी पार्टी में रहे। तो जो देवीलाल जी कह करते, एक आदमी था पुजारी, वो बेईमान हो गया और उसने वो मंदिर की मूर्तियां सोने की उतार के उसकी लगानी शुरू कर दी, पीतल की। तो उन्होंने कहा, पुजारी को जो सेठ देखता जो रोज पूजा करने आता था, सने सने मिट जाएंगे सब देवन के ठाट, रहेगी देवी काटकिर बाबा गोरखनाथ। खट्टर बीजेपी का ये बना के छोड़ेगा, इकल्ला खट्टर रह जाएगा, पार्टी के सर्वा सर्वा ये होगा और इकल्ली में कसरत करो, ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, इनको ये सजा तो मिलेगी। तो इस समय जो माहौल है, उस माहौल में रामविलास जी की जिस तरह बेइज्जत की गई, रामविलास जी 40-50 साल से मैदान में लगे हैं। मुझे याद पड़ता है उसने शाखाओं में गए, मेहनत करी, ये आरएसएस के जो प्योर ग्रुप था उनमें से एक था। फिर वो जो है पिछले 14 के चुनाव में जब ये पार्टी अध्यक्ष थे, तो इनकी अध्यक्षता में ही पार्टी 47 सीटें पाई। तो ये नहीं लगता था कि रामविलास को इस तरह बेइज्जत करके हटाया जाएगा, लेकिन वो खट्टर की चाल थी, कामयाब होगी। एक लेडी से उसके खिलाफ शिकायत ले ली और शिकायत पे चिट्ठी भिजवा दी, हाईकमान को शिकायत कर दी कि रामविलास के खिलाफ तो शिकायत है, और कल को ये शिकायतें होने लगे तो खट्टर के खिलाफ भी 50 शिकायत मिल जाएंगी। ये ईमानदार बनता है, जब सरकार बदलेगी तो दिखा दूंगा, छिपता फिरेगा ये, क्योंकि इस पर भी बहुत से तरह के आरोप हैं। जिस आरोप में इसने रामविलास को बेइज्जत किया, उसी वैसे आरोप तो इस पर आम बात लगेगी। लेकिन चलो, राजनीति में अब नेता अपना दाव खेलता है, खट्टर साहब ने अपना दाव खेल दिया और उसमें रामविलास को ठिकाने लगा दिया। ये बात अलग है, अब रामविलास पे बड़ा प्रेशर था और इंद्रजीत और उन्होंने अपने भाषणों में इनके घर जाके कहा था रामविलास के महेंद्रगढ़, अभी आप लड़ो, आपके साथ है, पार्टी आप हो। लेकिन वो बाद में रात में विचार विमर्श हुआ होगा, या हो सकता है कोई आश्वासन पार्टी की तरफ से मिल गया हो। तो रामविलास जी जो उसके 3 दिन पहले जो तेवर थे, वो कल वो तेवर बदले हुए थे, और उस बदले का रिजल्ट ये निकला, उसने कहा कि मैं मैदान में नहीं रहूंगा, मैं तो पार्टी का वफादार हूँ। तो फैसला उन्होंने किस आधार, रामविलास तो पार्टी में वापस आ गई, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह जो पार्टी में है भी और अपने समर्थकों को भी टिकट दिलवाया है, वो आज भी ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार में दक्षिण हरियाणा की घोर उपेक्षा हुई। वो आज भी ये बात कह रहे हैं और अपनी ही पार्टी की सरकार पर इस तरह से खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। इसका क्या अर्थ निकालते हैं? ये एक चतुर राजनेता की तरह का व्यवहार है उनका। अब उनकी असली ताकत तो अहिरवाल है, अहिरवाल की जनता है उनके साथ है जो जी। तो ये 50 साल से ये परिवार, इनका रामपुर हाउस कहलाता है, रेवाड़ी में रामपुर हाउस के प्रति प्रतिबद्ध रही, रामपुर हाउस के प्रति प्रतिबद्ध रही है। तो उसने बताया कि मैं तो अल्टीमेटली मैं मंत्री रहूं कि नहीं रहूं, क्या पता कब वो टेम्परेरी पोस्ट होती है, ये मैं जनता के बीच तो रहूं। दूसरी चीज ये, कब उनकी उम्र भी 75 साल के लगभग होगी, रामविलास की 75 साल के लगभग होगी, तो ये उनका आखिरी खेल है। तो ये भी चाहते हैं कि उसके परिवार में कोई विरासत में कोई आवे। तो उसने अपनी बेटी को, आरती राव को, अटेली से खड़ा कर दिया। वो कोशिश करेंगे वो जीत जाए, और ये भी कोशिश करेंगे वो इसके 4-5 जो उम्मीदवार हैं वो जीत जाएं।
अगर जीत जाएंगे तो ग्रुप बन जाएगा 5 का। फिर ये पार्टी हाईकमान में अपना प्रेशर बिल्डअप करने के लिए सरकार में पहले तो हिस्सेदारी मांगेंगे, फिर इलाके की तरक्की के लिए काम मांगेंगे। तो उसने पता है कि भी अगर मैं अहिरवाल की जनता के साथ जुड़ा रहा तो मेरा बुढ़ापा भी सिक्योर है। जी फाइटर इस उम्र में आके हुए हैं, पहले होते तो चीफ मिनिस्टर हो जाते, मेरा अंदाजा ये है। अब जी चलो जब भी आए, जब नेता में आज अपनी समझ है, बड़ा आदमी है, अपनी समझ के अनुसार चलते हैं सब, तो उन्होंने अपना फैसला लिया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ आम जनता से जुड़ने का, अपने इलाके की जनता से जुड़ने का, ये उसका बहुत ही चतुर कदम है और मुझे लगता है वो कामयाब रहेंगे इस इशू में। और ये भी वो कर सकते हैं जो पसंद नहीं है उसकी, क्योंकि हाईकमान ने सारी इसकी मर्जी से नहीं दी। राव नरवीर को टिकट दी, इनके 36 का आंकड़ा था। राव अभय सिंह को टिकट दी, नांगल चौधरी में वो इनसे भी इनका मेल नहीं खाता। और जो टिकट रामविलास के साथ कंवर सिंह को दी है, यादव को, वो भी आजकल, पहले तो रामविलास का आदमी होता था, आजकल वो राव अभय सिंह के पास बैठता है और खट्टर ने शायद उसको टिकट इसलिए दी है। पर वो टिकट मिलते ही कल सतनाली में रामविलास के निवास पर पहुंचा, पैर पकड़ कर लेट गया, अब दादा मुझे माफ कर दे, आपके आशीर्वाद के बिना मैं जीत नहीं सकता। वो राजनेता का परपंच भी हो सकता है, ये चालाकी भी हो सकती है, लेकिन ये था कि रामविलास ने कहा चलो मैं खड़ा भी नहीं होऊंगा, क्योंकि पार्टी की तरफ से 10 तरह वो कैलाश चौधरी राजस्थान के स्पेशल आए थे, हाई कमान का कोई मैसेज लाए हों वो तो वो जाने, रामविलास ने पब्लिक में बताया नहीं है। लेकिन ये हुआ कि रामविलास जी शांत हो गए, ये कहा भी मैं केवल चुनाव से विड्रा नहीं कर रहा, मैं आपकी सहायता भी करूंगा। वो रामविलास को पता है ये वही कंवर सिंह यादव है जो खट्टर से स्पॉन्सर्ड है और राव अभय सिंह का समर्थक है। तो कितने राजनीति में क्या खेल होते हैं तो समय बताएगा। लेकिन ये निश्चित है कि रामविलास ने अपने आप को सक्रिय राजनीति से विड्रा कर लिया, वो संन्यास नहीं लिया, याद रखो। ये उन्होंने ये नहीं कहा मैं संन्यास ले रहा हूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी के हित में विड्रा कर रहा हूँ। पार्टी का हित तो सबका है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रामविलास पार्टी में काम करेगा, अच्छी बात है, और यही उनसे अपेक्षा की जाती थी। जिस तरह से वो पार्टी के साथ समर्पित रहे, उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है। पंडित जी, एक और चीज है कि कांग्रेस के 44 और बीजेपी के 47 बागी चुनाव मैदान में, इनमें से कई दमदार नेता भी। बागियों में रणजीत चौटाला, पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल और मनोहर लाल खट्टर के मीडिया एडवाइजर रहे राजीव जैन भी शामिल। बागियों की वजह से बीजेपी और कांग्रेस को किन सीटों पर ज्यादा दिक्कत हो सकती है? हाँ, मेरे ख्याल में देखो एक चीज है, रणजीत चौटाला का बड़ा नाम है, तो देवलाल के बेटे हैं और जिस इलाके से खड़े हो रहे हैं वहीं से खड़े होते रहे हैं वो। लेकिन वहां इस बार जो बताते हैं, वहां जो असली खेल है, असली खेल ये है कि अभय चौटाला ने भी अपना बेटा कर दिया खड़ा। हाँ, उनका बेटा और एक पत्रकार सर्वमित्र कंबोज खड़ा हो गया। हाँ, सर्वमित्र को कांग्रेस ने तीन कंबोज खड़े हैं। कंबोज की क्या पोजीशन रहेगी तो समय बताएगा। और ये चुनाव जो है उसके लिए आसान नहीं है रणजीत के लिए, मतलब केक वाक नहीं है, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और घर में फूट जो पड़ी हुई है, वोट तो कटेंगे ना इनके आपस में। रही बात सावित्री जिंदल की, सावित्री जिंदल इस समय हरियाणा की सबसे धनाढ्य महिला है, बहुत बड़ा घराना है। अगर वो मैदान में उतरेगी तो किसकी जड़ में बैठेगी, किसके खिलाफ उसने ये लड़ाई लड़ने को, उसने बीजेपी खिलाफ पड़ा तो बीजेपी को निपटा देगी। राजीव जैन भी बहुत काम किया उसने अपने इलाके में, पूरे 5 साल लगा रहा, और अब आखिर में आके मनोहर लाल खट्टर ने उसकी टिकट कटवा दी कविता की, और वो कल खुद मैदान में आ गए। अब वो चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में घबराहट है, रामविलास जी आगे, बहुत मेहनती आदमी है, सीधे जनता से जुड़े थे, अभी रिवाइव के माध्यम से चुनाव लड़ते थे, अब सीधे लड़ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है अब वो जीतते का हारे ये तो राजीव जैन का भविष्य बताएगा। मेहनती तो है बहुत वो, लेकिन वो बीजेपी को निपटा देगा इतना पक्का मुझे याद है। बीजेपी को वहां मदान को निपटा देगा।
जी हार और जीत तो समय बताएगा, जीत भी जाए ये भी है, उसका मेहनती बहुत वो। इसी जी तरह ही टोहाना में टिकट दे दी चलते चलते बबली को। जी बबली कांग्रेस वहां से निकल के, जेजेपी से निकल के कांग्रेस की शरण में पहुंचा। वहां उसको जी टिकट नहीं दी, वो बीजेपी वालों ने अपना लिया, क्योंकि सबने बेरा था ये धनाढ़ आदमी है, साधन संपन्न है, यही है। बीजेपी के पास बराला के बाद वही ताकतवर आदमी था जिसने बराला जी को पिछले चुनाव में 50,000 से हराया था। हम्म। उसको टिकट दे दी, और उसको ये लगता है अब बराला जब नहीं माना तो चीफ मिनिस्टर कल उसके घर गए बराला के मनाने के लिए टोहाना, और उससे कहा जी भाई मनोहर लाल जी का आदेश है, आप इनकी सहयोग करो और पार्टी हारनी नहीं चाहिए। लेकिन प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वहां हरपाल सिंह का परमजीत सिंह लड़का जो है, जो वो भी जी पॉलिटिकल फैमिली है, लंबे समय से चुनाव जीते हारे हैं उन्होंने भी, वो कांग्रेस का उम्मीदवार है। आज के दिन तो वो बहुत आगे है बबली, उसमें मुकाबला होगा, कांटे का संघर्ष आखिरी में बनेगा। और जी बराड़ा ने सहयोग करा तो भी, नहीं करेगा तो भी, क्योंकि बराड़ा तो 50,000 से हार चुका था। तो इसलिए क्या, जी दोनों स्थिति में अभी एक हफ्ते बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन ये बागी उम्मीदवार बहुत जगह सेध रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और जी ये अभी मनाने की कोशिश कर, डेट ऑफ विड्रॉवल तक मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा तो समय बताओ। लेकिन ये बागी दोनों, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। कांग्रेस के भी कुछ ऐसे बागी होंगे जो रिमार्केबल हैं, जैसे बीजेपी के बताए, उसी तरह से कांग्रेस के भी कुछ बागी होंगे जो कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने में सक्षम हो सकते हैं या हाँ, लगा हरवाने में। सकता है। देखो, ऐसा लगता है पानीपत घरौंडा में वीरेंद्र जी सिंह राठौड़ को टिकट दी गई। वहां जी नीमकंठ के मालिक भूपेंद्र सिंह लाठर और जी नरेंद्र सांगवान दो तगड़े उम्मीदवार थे, और जी उन्होंने दिन में ये ऐलान किया कि हम जो हैं मुकाबला करेंगे और कांग्रेस को हराएंगे। जी लेकिन किसी का फोन आया, क्या हुआ, कैसे कामयाब, दोनों कल फार्म नहीं भरा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को जिताएंगे। ऐसे जी लगता है हरविंदर कल्याण बहुत सज्जन आदमी हैं, पिछले 2 बार से बने हुए हैं, और जी पलड़ा उनका एक नंबर पे लगता था। लेकिन जी ये लगता है अब हरविंदर कल्याण का मुकाबला भी कांटे का होगा, जी और ये देखने की बात होगी रिजल्ट क्या निकलेगा। तो ये करनाल सीट पे बीजेपी क्या लगता है आपको? करनाल सीट पे, देखो जो खतरा बना था उसके लिए सबसे बड़ा वो खतरा था रेणुबाला गुप्ता, जो 10 साल लगातार मेयर थी। जी उसने वो नाराजगी व्यक्त करी, खट्टर उसको मनाने गया, पहले हाँ नायब सिंह भी, सैनी भी मनाने गया मुख्यमंत्री। और जी अब वो कल उसने फार्म नहीं भरा, पहले घोषणा करी थी मुकाबला लड़ेगा, मैं, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मलाई खाने वालों को टिकट मिल गई, ऐसा उसका आरोप था। कहने का जो जी सब थे दूसरे हो सकते हैं। तो लेकिन कल उसने जाके जगमोहन आनंद जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उसको मिठाई खिलाई और कहा जी कि मैं आपके साथ। सुमिता सिंह कांग्रेस की उम्मीदवार है, बड़ी तगड़ी उम्मीदवार है वो, और मुझे लगता है वो फाइट तो देगी। अब बीजेपी का खेल ये है वहां, अब 60,000 से ऊपर तो पंजाबी वोट है, जी पंजाबियों में एक ही उम्मीदवार है ये जगमोहन जी आनंद। और खट्टर ये जात पात फैलाने में, फूट डालने में माहिर है बीजेपी, और हाँ, नंबर खट्टर भी एक। इसमें माहिर है। तो वो खेल चलेगा, तो वो खेल अगर चल गया, लेकिन ये उसको याद रखना चाहिए उस सीट पे जितने मतदाता हैं उसमें जी 60,000 ये हैं, तो 80-85,000 नॉन पंजाबी भी हैं। तो जी वो भी गोलबंद हो गए तो सुमिता सिंह निश्चित रूप से जीतेगी। जी लेकिन ये एक जगह हो गए, उनमें आपस में फूट पड़ी रही एक आपस में। तो एक और ताकतवर बागी दिखता है बीजेपी का, हम्म, गन्नौर हम्म, से देवेंद्र कात्यान। हम्म। तो हाँ, मुझे वो लगता है कि भारी, वहां भी वो भारी जी पड़ेगा, वो भारी भारी पड़ेगा। पड़ेगा और बीजेपी उम्मीदवार को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, और बीजेपी पक्का। ही नहीं, वो कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, वो साधन ठीक है। संपन्न आदमी है, दोनों को नुकसान पहुंचा सकता। जी लेकिन वहाँ वो जो देवेंद्र है, जी कौशिक, रमेश कौशिक का छोटा भाई, वो भी जी इलाके की टच में है,
और जी कुलदीप शर्मा तो लंबे समय से वहाँ 2 बार वहां कांग्रेस। रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके जी हैं। तो मुकाबला वहां कांटे का होने की बात है, लेकिन देवेंद्र कादियान के आने के बाद में भारी हो रहा है। जी खतरा दोनों को हो गया, दोनों में खलबली है। अब वो किस तरह से खेल चलता है, आपस में आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा। और एक चीज, एक फैक्टर तो कुलदीप शर्मा के फेवर में है कि जब भूपेंद्र हुड्डा उसके समर्थन में जाएगा तो हुड्डा के जो समर्थक हैं वो वोट गोलबंद हो गए तो वो इन दोनों को भी निपटा सकते हैं, वो समय जी बताएगा। पंडित जी, जेजेपी, भारतीय दलित बहुजन अधिकार पार्टी और इनेलो बसपा तथा गोपाल कांडा की पार्टी अलोपा के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरी है। इन हम्म। दोनों गठबंधनों की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं और ये कितनी विधानसभा सीटों पर प्रभावी रहेंगी? देखो, लोकसभा चुनाव में तो ये माइनस 1% से नीचे जीरो रहे है। थे। जी अब वो मैदान में आए हैं, उन्होंने जोड़ तोड़ किया। जी गोपाल कांडा तो केवल एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी की पार्टी का आदमी है, वो है सिरसा। जी और ये जो आजाद आए हैं समाज, जी बहुजन समाज के, ये जो हैं पहली बार मैदान में आए हैं, इनके उम्मीदवार भी पहली बार एक्टिव हुए हैं, उनके पास तो सांगठनिक शक्ति भी नहीं है। ये तो इस बिना पर आगे कि ये जो बेस वाली पार्टी है, जजप्पा 10 साल 5 साल पावर में रही है, लेकिन ऐसा लगता है कभी प्रभाव क्षेत्र नहीं है इनका। क्यों नहीं है इनका प्रभाव क्षेत्र? अब बहुजन समाज का कोई नहीं है, ये कोशिश करेंगे। मायावती का एंटी ग्रुप है, तो अभी हरिजन दलित कैसे बटेंगे ये तो देखने की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता जजप्पा और ये गठबंधन कोई प्रभावशाली रोल करेगा, क्योंकि जी इनके पास ना तो उनके पास बड़े उम्मीदवार हैं। इस समय ये लगता है कि इनेलो थोड़ा आगे हो जाएगी और जी जजप्पा सीटों के जीत में भी पीछे रह जाएगी। जी हालांकि वो अभय चौटाला बार बार ये कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, मेरे 10-15 आदमी जीतेंगे। मुझे जी नहीं लगता इतना प्रभाव उनका है। दावा जी तो वो राजनेता कुछ भी कर ले। तो ये चल रहा है सारा। इसलिए जजप्पा या दूसरे अन्य दल ये बहुत प्रभावशाली भूमिका में नहीं है। अब हाँ, कुछ सीटों पर संगठित होकर ये इकट्ठे जोर लगाओ तो लड़ सकते हैं। अब ये 90 सीटों पे जो पहल गए, ये सबसे बड़ी गलती है इनकी। 10-15 सीट अपनी सिलेक्टेड करके उसमें पूरी ताकत, मैन पावर लगानी चाहिए थी, साधन लगाने चाहिए थे। वो मुझे नहीं लगता उनका इरादा लगता है ये। वो तो ये जी मान के चलते हैं हम तो स्टेट की पार्टी, हम सरकार बदल देंगे। दुष्यंत भी ये दावा करता है और वो जी अभय चौटाला भी ये दावा करता है कि सरकार में हम किंग मेकर की भूमिका में होंगे। पर मुझे नहीं लगता दोनों दल, ये दोनों गठबंधन ये भूमिका में आ सकते। जी पंडित जी, हरियाणा विधानसभा के इस चुनाव में कौन से मुद्दे प्रभावी रहे? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव की दिशा तय करें? देखो, चुनाव की दिशा ये तो पूरे बात है। देखो, पहला तो किसान है मुख्य मुद्दा। जी किसान इस समय बीजेपी से नाराज है। शंभू जी बॉर्डर पर आज भी किसानों का प्रदर्शन है। मीटिंगें होंगी, चुनाव के बीच में भी होंगी किसानों की। एक पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा है खिलाड़ी। जी खिलाड़ियों में विनेश फोगाट खड़ी हो गई हैं और वो जहां जी जहां जाएगी वो मुद्दा उठाएगी कि ये वो बीजेपी वो सरकार है जिसने लड़कियों की पार्लियामेंट के पास बेइज्जती करी, पिटाई की। और जो जी इनका उम्मीदवार जो दोषी था इन लड़कियों के आरोप का, उसको प्रोटेक्शन देती रही, अरेस्ट नहीं हुआ वो। और उसको ये जी मौका दिया कि वो विड्रा कर ले। जब उस पर उसका एक माइनर लड़की से बलात्कार करने का आरोप भी लगा तो जी उसको अरेस्ट हो जाता तो खेल दूसरा था। अरेस्ट बीजेपी ने करवाया नहीं, महीनों का टाइम लगा दिया, उसने विन ओवर कर लिया उसके माँ बाप को, लेकिन माइनर लड़की। तो अब ये सारे मुद्दे खिलाड़ियों के लड़े। एक जवान हरियाणा में अग्निवीर से उसका योजना का बड़ा विरोध है और कांग्रेस जी ने वादा किया कि हम सत्ता मिलेगी तो हम इसको खत्म कर जी देंगे। और जवानों को तो 3 मुद्दे तो मुख्य हैं। फिर महंगाई है, किसान, जवान बेरोजगारी है। और जवान।
उसके अलावा हाँ कर्मचारियों के मुद्दे भी हैं, पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा भी है। हाँ, हालांकि पुरानी पुरानी पेंशन। पेंशन योजना के मुद्दे को बोथरा कर दिया है केंद्र सरकार ने, नई एक योजना ला करके, हाँ लेकिन वो तो मुद्दा देख अपनी ऐसा जगह कायम। प्रयास करेंगे ये। इन्होंने एक और कर दिया, 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को फ्री इलाज जी की 5 लाख की सुविधा देंगे, वो नोटिफिकेशन कर दिया। अभी तक कागजों में थी, अब नोटिफिकेशन हो गया। तो जी प्राइम मिनिस्टर कल आएगा हरियाणा के दौरे पर, लेकिन प्राइम जी मिनिस्टर की वो धार नहीं है जो पहले कभी हुई थी। जी चाहे 10 दौरे कर ले, चाहे 15 कर ले। और अमित शाह की तो कोई ज्यादा वजन नहीं मानता मैं। तिकड़मी तो जी है वो जोड़ तोड़ में, खरीद फरोख्त में तो माहिर है, लेकिन जन आधार तो जी उसका जीरो है। अगर जन आधार होता उसका, तो वो बहुत सी बातें नहीं करता। लेकिन अब जो बीजेपी में खलबली मची है, वो नाम उसके पास से स्क्रूटनी होकर आए थे। बाद में उन्हें पोर्टल पता भी बड़े लगा मुद्दा हरियाणा, बन करके उभरे थे, पोर्टलों की क्या स्थिति है? बहुत पोर्टल लोग और नाराज हैं। प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली हाँ, आईडी। फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी में बड़ा बहुत जनता संकट में रही, नाराज है। आज तक उसका जी वो हल नहीं निकाल सके। वो जो जी कंपनी जिसने ये दोनों पोर्टल चलाने का वादे लिए, उसको पेमेंट तो पूरी होगी, क्योंकि वो गुजरात की जी कंपनी थी। गुजरात की कंपनी को पैसे रोकने का इन्हें हक नहीं था। उसकी जो बीमारी है वो बीजेपी के पल्ले पड़ गई, खट्टर के पीछे पड़ गई। खट्टर के पास जी इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो वो भी एक मुद्दा आज भी स्टिल है, आज भी लोग दुखी हैं उस बात को लेकर। और महंगाई, बेरोजगारी की स्थिति तो ये है। अब सरकार जो घोषणा करती है, अब सरकार ने घोषणा कर दी, अब जो है टेम्परेरी जो लगे थे उनको जी हम 1,30,000 वो कर्मचारी हैं, उनको जी पक्का कर देंगे। लेकिन सुविधाएं वो नहीं मिलेंगी जो पक्के कर्मचारी की। उनकी सैलरी प्रोटेक्ट कर देंगे, और ये भी प्रोटेक्ट कर देंगे भी आपको ये सैलरी मिलती रहे, जैसे जी टीचर में कर रखा है। उस समय टीचर भगते फिरते थे, जो टीचर उस रामविलास शर्मा जब थे, जब वो योजना आई थी, उस योजना का बदला हुआ रूप इसमें दे रखा। लेकिन इसमें माइनस पॉइंट ये हो गया, सरकार ने वो ऑर्डिनेंस लगा के लागू किया। ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, कोई विधानसभा भंग होगी, और 6 जी महीने में वो ऑर्डिनेंस पास नहीं हो तो अपने आप नल एंड वाइड हो जाएगा। तो जी 1,30,000 कर्मचारियों के साथ ये धोखा कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा करी थी। 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी के कारण बीजेपी के खिलाफ जनता में महीना भर पहले तक जो आक्रोश दिखाई पड़ रहा था, अब टिकट हाँ, वितरण के बाद कुछ कम हो गया, या लोग हिसाब चुकाएंगे? क्योंकि नहीं नहीं, वो हिसाब हरियाणा के चुकाएंगे। बारे में कहा जाता है कि यहाँ का मतदाता जो है सबक सिखाने और मरोड़ निकालने के लिए वोट देता है, हाँ ना हाँ, कि किसी वो को हराने, किसी को जिताने के लिए। देखो, मतदाता तो शांत है हमारा, लेकिन उन जी सबके ये सारी चीजें याद हैं। जी और खट्टर की वो बात भी याद है, जब उसने एक महिला को कहा था, उसने कहा भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगा दो, तो बोला तेरे को चांद पे भेजेंगे। हाँ, लोगों को खट्टर का वो रोजगार मिल व्यवहार। जाएगा, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा दो, तो बोले तेरे को काम पे भेज देंगे। हाँ, तो वो जो खट्टर का व्यवहार था वो सारा भारी पड़ रहा है, अभी जो जवाब जी देना मन है। और मुझे लगता है कि जब ये कैंपेन चलेगा तो खट्टर का विरोध होना शुरू हो जाएगा। तो बीजेपी का मुख्य प्रचारक कौन होगा? बीजेपी तो अनाथ कर दी खट्टर ने। खट्टर जी मुख्य प्रचारक बन नहीं सकता, नायब सिंह में उसकी औकात नहीं बनी, इतनी बेचारे की। अब वो कितना। नायब थे भी वो चूड़ी चढ़ाने वाली बात करता है कि अधिकारियों को चूड़ी नहीं चढ़ा पाया। मैं अभी जो है इलेक्शन मोड में मुख्यमंत्री था, और इलेक्शन के बाद जैसे मैं पूरा मुख्यमंत्री बनूंगा तो 8 तारीख के बाद चूड़ी कस। नहीं नहीं, वो चूड़ी तो कैसे कसेगा, ये देख लो। जब चुनाव हुए, लोकसभा के खत्म हुए, तो खट्टर ने जी बयान दिया था गुरुग्राम में। अभी मुझे हाँ अब पता चला कि दूसरे के खुट्टे से बंधे हुए हैं लोग, अधिकारी। जी और भाई 4 तक तो थारी, 5 या 6 को मैं देखूंगा, आज तक देखा क्या उन्होंने? जी खट्टर ने ये भी कहा था, अभी सब जहां जहां पार्टी में अंदर से विरोध करा, भीतर घात करा, उनकी शिकायत भेजो। उन शिकायत भेजने वालों में सबसे प्रमुख था एक तो ये मोहनलाल बड़ोली, जी रणजीत सिंह था, और कई थे, सबने भेजी लिखित की शिकायत। जब ये इनके पास शिकायत पहुंची, आदरणीय नायब सिंह सैनी के पास, तो फिर इनसे कहा गया कि चुनाव भी हैं,
पार्टी में फूट पड़ जाएगी, कार्यकर्ता डिवाइड हो जाएंगे, उन्होंने वो ठंडे बस्ते में लगा दी। जी और अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन भी ठंडे बस्ते में लगा दिया। बहुत ज्यादा ट्रांसफर भी नहीं करे, देखे लगता होता है कि इस बार उथल पुथल कर देंगे, पे कर देंगे, खट्टर का जैसा आरोप था। तो वो चुनाव के पहले करती भी है सरकारें इस तरह नहीं की नहीं चीजें। करती है, लेकिन इतना अच्छा इतना पंडित बड़ा। जी, समय का ध्यान हाँ रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे हाँ दर्शकों के साथ आपने अनुभव और विचार साझा किए, इसके लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बागियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सभी अभी किसी की भी हार जीत का दावा करना जल्दबाजी होगी, लेकिन प्रदेश में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के खिलाफ माहौल दिख रहा है। वहीं बीजेपी चुनाव मैनेजमेंट के मामले में बहुत आगे है। अब देखना यह है कि मैनेजमेंट के फंडे से बीजेपी जनता के आक्रोश को ठंडा कर पाती है या उसका शिकार होकर सत्ता से बाहर हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों पर नई चर्चा के साथ। नमस्कार।